बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद राना और आज का हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है एड्स के हवाले से। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज का हमारा एड्स के हवाले से। आज हम मुकम्मल डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली एड्स होती क्या है और ये कैसे पर्सन टू पर्सन फैलती है और किसकी वजह से होती है। ये सारी जितनी भी डिटेल है आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड हमारे पास जो एड्स है, इसको हम देखते हैं कि इसको स्टैंड किसके लिए किया जाता है। तो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म जो लिखी हुई है वो ये है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारे पास ये मुकम्मल इसकी फॉर्म आ जाती है जिसके लिए ये वर्ड एड्स स्टैंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई एड्स जो वर्ड है हमारे पास ये किस लिए स्टैंड किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि एड्स को कब और किसने इसको रिपोर्ट किया। तो हम देखते हैं कि 1980 के अंदर कुछ फिजिशियन थे, उन्होंने कुछ सिम्टम्स को देखते हुए, पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी सिम्टम्स देखते हुए एड्स को 1980 के अंदर रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1980 के अंदर फिजिशियन ने इसको रिपोर्ट किया कुछ सिम्टम्स देखते हुए उन पेशेंट्स के अंदर। वो सिम्टम्स अगर हम देखें कौन सी सिम्टम्स आ जाती है, उसमें हमारे पास आ जाती है निमोनिया, सडन वेट लॉस, रेयर वेस्कुलर कैंसर, लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। तो ये ऐसी सिम्टम्स थी जिनको देखते हुए फिजिशियन ने क्या किया, पेशेंट के अंदर एड्स को रिपोर्ट किया 1980 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास उस वक्त ये पेशेंट थे वो सारे के सारे क्या थे, होमोसेक्सुअल पेशेंट थे। जितने भी पेशेंट के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया, रिपोर्ट किया गया, वो सारे के सारे होमोसेक्सुअल थे। बाद में मजीद जब इसके ऊपर स्टडी किया गया, मजीद इसके बारे में पढ़ा गया, तो जो हमारे पास मजीद इसके पेशेंट आए उनमें से कुछ हमारे जो पेशेंट थे वो नॉन होमोसेक्सुअल थे। उनमें वो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर एड्स किसकी वजह से हुई थी, उनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुई थी। हम नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे भी डिटेल के साथ। तो ये हमने देखा कि जो मोस्टली उसके अंदर पेशेंट थे वो होमोसेक्सुअल पेशेंट थे। नेक्स्ट हम आगे इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद जब वर्क होना शुरू हो गया, इसके बारे में स्टडी होना शुरू होगी, साइंटिस्ट ने इसके बारे में मजीद पढ़ना शुरू कर दिया, इसके बारे में जांचना शुरू कर दिया कि एड्स किसकी वजह से हो रही है। उस वक्त जब इसको आइडेंटिफाई रिपोर्ट किया, उस वक्त ये नहीं था पता कि ये किस वजह से हो रही है। मजीद इसके ऊपर जब वर्क हुआ तो हमारे पास दो इंस्टीट्यूट ऐसे आते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया। हमारे पास एक पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस and National Institute of Health in USA identified the causative agent of AIDS। इन्होंने क्या किया 1984 के अंदर, आप कह सकते हैं कि इसको रिपोर्ट होने के 4 साल बाद क्या किया कि इस चीज के बारे में बताया कि इसके कॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया कि एड्स किसकी वजह से होती है। तो इससे हमें पता चलता है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि जो इसका कॉजिटिव एजेंट है एड्स का, उसको कब आइडेंटिफाई किया गया। तो 1984 के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया। दो हमारे पास इंस्टीट्यूट थे, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। इन्होंने कॉजिटिव एजेंट को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। अब हम नेक्स्ट जब इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एड्स का कॉजिटिव एजेंट है, इसको 1986 के अंदर आकर, 1986 के अंदर आकर इसको क्या किया गया कि इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। वो उसका नाम क्या रख दिया गया, HIV वायरस का नाम रख दिया गया। 1984 के अंदर तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके 2 साल बाद जाके इसको नाम रख दिया गया। उस वायरस का नाम क्या रखा गया, HIV वायरस। अगर इसकी हम फुल फॉर्म यहां पर देखें तो हमारे पास ये आ जाती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हमारे पास ऐसा वायरस है जो कि एड्स काज करता है। यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो ये हमारे पास HIV वायरस है, जिसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो आप ब्लू आपको ये लाइनें दो नजर आ रही हैं, ये इसका RNA जीनोम है। ये RNA के दो इसके अंदर स्ट्रैंड पड़े होते हैं। साथ इसके जो आपको रेड डॉटेड ये मैंने बनाए हुए हैं, ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये एक एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है। उस एंजाइम को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। ये हम इसके लाइफ साइकिल के अंदर इनका काम भी पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाहर हम देखते हैं कि एक कैप्सिड मौजूद है, इसको हम प्रोटीन कैप्सिड का नाम देते हैं। ये जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, इसको हमने प्रोटीन कैप्सिड का नाम देना है। ये इसकी प्रोटीन कैप्सिड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास इसके प्रोटीन कैप्सिड के बाहर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये आपको जो ब्लू लाइनें नजर आ रही है, इसको हमने इसका इन्वेल्व का नाम देना है वायरल इन्वेल्व है।
आपने वायरस दो तरह के पढ़े थे, एक हमारे पास इन्वेल्प्ड वायरस होते हैं और एक नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। इन्वेल्प्ड वायरस वो होते हैं जिसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो ये हमारे पास वायरल इन्वेल्प है, इसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये जो आपको ब्लैक डॉटेड नजर आ रहे हैं, ये इसके इन्वेल्प स्पाइक है कांटे इसके। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था HIV वायरस का। अब हम देखते हैं कि जो HIV वायरस है ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है ह्यूमंस के अंदर, इसका जो टारगेट होता है वो कौन सा होता है, इसको यहाँ पर अब हम देखने लगे। अगर यहाँ पर हम देखें कि जो HIV वायरस है, ये तो हमने देख लिया, डिटेल इसकी पढ़ ली कि HIV वायरस की वजह से एड्स होती है। अब हम देखने लगे कि ये ह्यूमंस के अंदर किस सेल्स को ज्यादा टारगेट करता है, मोस्टली इसका टारगेट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये टारगेट करता है। अब हमें पता है कि इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है। इम्यून सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम का। जब ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के ऊपर अपना हमला करता है, टारगेट इसका इम्यून सिस्टम होता है। डायरेक्ट इसका इम्यून सिस्टम में भी हमें पता है कि ये इम्यून सिस्टम जो है ये ल्यूकोसाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो हमारे पास WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इसमें भी हम देखते हैं कि दो तरह की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा हूं, और टी लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर हम देखने लगे कि इसने इम्यून सिस्टम को तो अफेक्ट करता है। बेसिकली ये इम्यून सिस्टम के कौन से सेल को अपना टारगेट बनाता है, तो हम देखते हैं कि HIV वायरस जो है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर जाकर अपना काम दिखाता है, अपना जो कहते हैं कि असर है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर जाकर करता है। हमें पता है कि जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम का एक बेसिक पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम में ये बहुत ज्यादा अपना वर्क प्ले करते हैं। जब हमें पता है कि ये जब ये अपना टारगेट इसके ऊपर जाकर असरअंदाज होगा तो इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट है इम्यून सिस्टम के वो कम होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये टी लिम्फोसाइट कम होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है ये क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। इतना हद तक वीक हो जाता है कि ये फिर बीमारियों के खिलाफ अपना कोई भी अमल नहीं दिखाता, बीमारियों के खिलाफ लड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो डिजीज है वो आकर इंसान को घेर लेती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी वाकया हो जाती है। जब बहुत सारी डिजीजेज आ जाती हैं तो बहुत सारी डिजीजेज का जो झुंड होता है उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, एड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि HIV वायरस जो है वो यहाँ पर इम्यून सिस्टम के टी लिम्फोसाइट जो सेल्स है उनके ऊपर इफेक्ट करता है। जब उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी उसकी वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज उसके ऊपर हमला कर देंगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एड्स हो जाती है। तो इसका सबसे जो मेन टारगेट होता है वो टी लिम्फोसाइट्स होता है। अब हम देखते हैं कि जो HIV वायरस है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्रेन के ऊपर। ब्रेन में ही क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना टारगेट बनाता है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना टारगेट बना रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मजीद कि HIV वायरस को होस्ट स्पेसिफिक का नाम भी दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि इसको होस्ट स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये कि हमने जो HIV वायरस है इसको साइंटिस्ट ने मंकीज के अंदर भी देखा, मंकीज के अंदर भी ये मौजूद होता है। लेकिन अगर हम मंकीज के अंदर देखते हैं, मंकीज के अंदर ये रेप्लिकेट भी करता है, वहां पर ये रेप्लिकेट भी करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन वहां पर ये डिजीज काज नहीं करता। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ह्यूमंस के अंदर डिजीज काज कर रहा है। तो इस यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर ये डिजीज काज कर रहा है, ह्यूमंस के अंदर ये बीमारी की वजह बनता है। लेकिन अगर हम मंकीज की बात करें तो मंकीज के अंदर ये डिजीज की वजह नहीं बन रहा। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये जो HIV वायरस है ये इसको होस्ट स्पेसिफिक का नाम दिया जाता है। तो इसको होस्ट स्पेसिफिक को आपको पता चल गया कि ये होस्ट स्पेसिफिक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर इसका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिसके अंदर ये बीमारी की वजह बनता है। तो इसमें इस वजह से इसको होस्ट स्पेसिफिक का नाम दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो हमारे पास एड्स है ये पर्सन टू पर्सन कैसे फैलती है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर कैसे फैलती है। तो उसको यहाँ पर अब हम देखते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं
कैसे ये पर्सन टू पर्सन फैलती है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कि जब हम ब्लड को बगैर चेक किए, बगैर उसकी जांच पड़ताल किए उसको एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो जो HIV वायरस है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो हम देखते हैं कि अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री सेक्सुअल कंटेक्ट। एड्स जो है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा फैलती है। जब फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट होगा तो उसकी वजह से जो एड्स का वायरस है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलता जाएगा। तो इस वजह से इससे भी हमें इज्तनाब ही करना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये मदर से फीटस के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी तरह हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, यूज अनसर्टाइल सिरिंज। ऐसी सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करना जो कि पहले एक दफा इस्तेमाल हो गई है, फिर उसको दूसरे शख्स के ऊपर इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी एड्स का जो वायरस है HIV वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलेगा। हमें पता है कि अक्सर गांव के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही सिरिंज के साथ कोई 5-7 जो बंदे होते हैं उनको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसकी वजह से जो HIV वायरस है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलता जाएगा। इसी तरह अगर मैं फिफ्थ बात करूं, यूज कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक दफा यूज हो चुके हैं उनको दोबारा फिर ऑपरेशन के अंदर, सर्जरी के अंदर इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से एड्स जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैल दी जाएगी। तो ये हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एड्स एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलने की वजह बनते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट से बचें, अगर हम इन सारी चीजों से परहेज करें, हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करें तो हम एड्स से बच सकते हैं। तो इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि अभी तक जो हमारे पास एड्स है ये ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन वगैरह तैयार नहीं की गई। इसकी वैक्सीन के ऊपर काम शुरू हुआ था 2001 के अंदर। इसकी वैक्सीन के ऊपर काम शुरू हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ये बहुत सारे इसके पेशेंट भी होते हैं। अफ्रीका के अंदर इसके बहुत सारे एड्स के पेशेंट होने की वजह से भी आप कह सकते हैं कि 2001 के अंदर इसके ऊपर, इसकी वैक्सीन के ऊपर काम होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी प्रॉपर वैक्सीन नहीं है और ये आप कह सकते हैं कि नाकाबिले इलाज बीमारी है। तो इससे बहुत सारी अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। तो अगर हम इन सारी की सारी चीज़ों से बचें तो हम एड्स से बच सकते हैं। तो हमें खुद ही इनसे हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। हमने इसके बारे में जितनी डिटेल थी वो पढ़ ली थी। अब हम देखने लगे कि ये कैसे टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर अफेक्ट करता है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको अब यहाँ पर हम देखने लगे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर ये मैं ड्रा करने लगा हूं एक सेल टी लिम्फोसाइट को, यहाँ पर मैंने ड्रा कर लिया। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट सेल आ गया भाई सबसे पहले। अब क्या होता है कि ये जो इसकी, ये आपको रीजन नजर आ रहा है, ये इसका रिसेप्टर है। आपको ये चीज का पता है कि जब भी कोई वायरस किसी चीज के ऊपर अटैक करता है तो उसके लिए उसको उसके साथ अटैच होने के लिए सबसे पहले रिसेप्टर, उस सेल के ऊपर रिसेप्टर होना लाजमी है। अगर उस सेल के ऊपर रिसेप्टर नहीं है तो वायरस उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा और ना ही वो अपना कोई भी अमल है आगे परफॉर्म कर पाएगा। इसकी वजह से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि जो टी लिम्फोसाइट है इसका अगर रिसेप्टर है तो यहाँ पर ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। मंकीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि एड्स का वायरस पाया जाता है लेकिन वहां पर ये बीमारी की वजह नहीं बनता।
اس کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ منکیز کے جو سیل ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ریسیپٹر نہیں موجود ہوتا جس کے ساتھ جو HIV وائرس ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر منکیز کے اندر یہ بیماری کی وجہ نہیں بنتا۔ ہیومنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹی لیمفوسائٹ ہے، یہ اس کا ریسیپٹر ہے، اس ریسیپٹر کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے CD4 ریسیپٹر کا۔ تو یہ اس کا سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس اس کا ریسیپٹر آ گیا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ وائرس نے اس کے ساتھ آ کر اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کا اٹیچمنٹ۔ یہ ہمارے پاس ٹی لیمفوسائٹ تھا، اب یہاں پر آ کر وائرس کیا کرنے لگا ہے، اٹیچمنٹ اپنی کرنے لگا ہے۔ جب اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی یہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، اب اٹیچمنٹ ہوتے ہی جو اس کا دوسرا کام ہوتا ہے وائرس کا، وہ یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی، وہ یہاں پر اس نے پینیٹریشن کرنا ہوتا ہے۔ پینیٹریشن کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو نیوکلک ایسڈ ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا RNA وغیرہ ہے، اس کو اس نے سیل کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جب اس نے اٹیچمنٹ کر لینی ہے تو جو اس کا انویلپ ہے وہ باہر ہی رہ جاتا ہے، سیل کے باہر ہی رہ جاتا ہے، لیکن جو اس کا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں RNA وغیرہ یا اس کا جو ہمارے پاس اس کی ہم نے انزائم دیکھا تھا ریورس ٹرانسکرپٹیز، وہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا RNA آ گیا بھائی، یہ ہم نے سمپل سائز کا RNA بنا لیا۔ اب نیکسٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریورس ٹرانسکرپٹیز ہم نے انزائم پڑھا تھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اور افیکٹ کرنے کے بعد اس کو چینج کر دیتا ہے RNA DNA ہائبرڈ کے اندر۔ تو یہاں پر ہمارے پاس RNA DNA ہائبرڈ بن گیا۔ یہاں پر کیسے یہ RNA DNA ہائبرڈ بنا، جو RNA کا سٹینڈ تھا اس کے اوپر یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم نے افیکٹ کیا اور اس کی وجہ سے یہ کس کے اندر چینج ہو گیا، RNA DNA ہائبرڈ کے اندر چینج ہو گیا۔ اب نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو DNA کا ایک سٹینڈ ہے، اس کے اوپر آ کر جو دوسرا ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے، اس کے اوپر آ کر افیکٹ کرے گا اور ایز اے ٹیمپلیٹ اس کے اوپر افیکٹ کرے گا اور اس کو کس کے اندر چینج کر دے گا، ایک پراپر DNA کے اندر، ڈبل سٹینڈرڈ DNA کے اندر چینج کر دے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ریورس ٹرانسکرپٹیز تھا اس کے دو ٹیمپلیٹ تھے۔ یہاں پر ایک ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ یہاں پر RNA، اور دوسرا جو اس کا ٹیمپلیٹ ہے وہ DNA کا، یہاں پر ہم نے سٹینڈ دیکھا۔ پہلے اس نے RNA کو RNA DNA ہائبرڈ کے اندر چینج کیا، پھر جو ہمارے پاس یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہے اس نے اس کے اوپر افیکٹ کیا اور اس کو کس کے اندر چینج کر دیا، DNA کے اوپر، DNA کے اندر چینج کر دیا۔ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹی لیمفوسائٹ سیل ہے، یہاں پر یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی اس کا نیوکلیس موجود ہے اور نیوکلیس کے سینٹر میں ہم نے دیکھا کہ اس کا موجود ہے بھائی DNA، کروموسومل DNA۔ یہاں پر یہ ہم نے کروموسومل DNA دیکھ لیا۔ اب پروسیس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو DNA بنا ہے یہ اس کے اوپر، اس کے نیوکلیس کے اوپر افیکٹ کرے گا، پینیٹریٹ کرے گا، اور اس کے بعد یہ کیا کرے گا، اس کے اندر جانے کے بعد یہ جو کروموسومل DNA اس کے ساتھ انکارپوریٹ کر جائے گا۔ اب یہاں پر اس نے کیا کر لیا، انکارپوریٹ کر لیا یہ جو وائرل DNA تھا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا آ گیا، یہ وائرل DNA بن گیا ہے۔ یہاں پر یہ اس نے کیا کیا، جو سیل کا بائیو سنتھیٹک مشینری تھی اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہاں پر کیوں اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس وائرل DNA بنا تھا اس نے اس کے ساتھ انکارپوریٹ کر لیا کروموسومل DNA کے ساتھ۔ اب ہم جو نارمل پروسیس ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک DNA ہوتا ہے، اس DNA سے کیا تیار ہوتا ہے، RNA، اس RNA سے کیا تیار ہوتی ہیں، پروٹین تیار ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے ایک نارمل پروسیس پڑھا تھا۔ DNA سے RNA کا بننا پروسیس کیا کہلاتا ہے، ٹرانسکرپشن۔ یہ آپ نے پروسیس علیحدہ سے پڑھے تھے۔ اس کو ہم RNA کا پروٹین کے اندر چینج ہو جانا، پروٹین بنانا، اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانسلیشن کا۔ اب پروسیس کیا ہونے لگا ہے، نیکسٹ ہم دیکھنے لگے کہ یہاں پر پروسیس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وائرل DNA ہے یہ آگے کاپیز تیار کرے گا، کس کو تیار کرے گا، یہاں پر یہ وائرل DNA کو تیار کرنا شروع کر دے گا۔ جب یہاں پر یہ وائرل DNA تیار ہوگا تو یہاں پر یہ وائرل DNA کی پیکنگ ہوگی اور پیکنگ ہونے کے نتیجے میں یہ پلازما میمبرین کے ذریعے باہر سیل کے کیا ہو جائے گا، ریلیز ہو جائے گا۔ اس پلازما میمبرین سے اس کو کیا مل جائے گا، انویلپ مل جائے گا۔ اس طرح ہمارے پاس کیا تیار ہو گیا، ایک نیا وائرس تیار ہو گیا۔
इसके अंदर ये इसका हम सिंपल सा स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास एक क्या तैयार हो गया, नया इसका HIV वायरस तैयार हो गया। ये नेक्स्ट क्या करेगा, मजीद जो दूसरे सेल होंगे उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह ये जितने भी सेल होंगे उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगा, और जितना भी इम्यून सिस्टम है, जितने भी टी लिम्फोसाइट सेल है, उन सबको इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगी, इंसान के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का हमला होगा, और वो बीमारियां क्या करेंगी इंसान के ऊपर, वो बहुत सारी जब बीमारियां आ जाएंगी उसकी वजह से क्या हो जाती है, एड्स हो जाती है। तो ये हमने इसका लाइफ साइकिल आज पढ़ा, हमने देखा कि कैसे जो एड्स है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैल रही है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी देख ली। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।